गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस वर्ग में, जिसमें हम लोग एक नए सीरीज का अध्ययन करेंगे, मुख्यतः दक्षिण भारत का इतिहास। मित्रों, अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित था और उसमें जिस वंश का अध्ययन किए वो लगभग उत्तर भारत के इतिहास को दिखाता है। लेकिन उसी समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, आज हम लोग बात करेंगे। और इस सीरीज़ के प्रारंभ करने से पहले मित्रों, हम लोग एक बार मोटा मोटी ये देख ले कि पहले क्या अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी तक एक बार जो अध्ययन किया है उसका रिकॉल कर ले, ताकि हम लोग के जहन में ये रहे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मित्रों, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो देखा था प्राग ऐतिहासिक इतिहास को। और प्राग ऐतिहासिक इतिहास में हम लोगों ने पाषाण काल की बात की थी और पाषाण काल में 9 पाषाण काल तक आए थे और देखे थे कि कैसे मानव आग और पशुपालन और कृषि करना सुदृढ़ तरीका से प्रारंभ कर दिया होता है। फिर हम लोग मित्रों बात किए थे प्राग ऐतिहासिक काल के बाद किसका, तो आदि ऐतिहासिक काल का, है ना मित्रों। ये सब आप लिख चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक मोटा मोटी बता रहे हैं। और आदि ऐतिहासिक इतिहास में आपको बताया गया था कि इसका प्रमाण तो है, लिपि उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसके कारण इसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। और इसमें भी हम लोग 2 भाग किए थे, एक सैंधव सभ्यता और एक वैदिक टाइम, है ना। तो हम लोग सैंधव या हड़प्पा को पढ़े थे और एक सैंधव को या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा आप कह सकते हो, तो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा को पढ़े थे। और दूसरा हम लोगों ने देखा था वैदिक सभ्यता को। मित्रों, वैदिक काल में जब आते हैं तो हम लोग 2 चीज़ देखते हैं, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा पूर्व वैदिक काल। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल आता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं ऋग्वैदिक काल, जी, क्योंकि ऋग्वेद का इस समय निर्माण हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऋग्वैदिक काल आता है, या इसी को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। उसी तरह से इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल, है ना मित्रों। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग ये देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि समाज का निर्माण हो चुका है और जो परिवार है वो धीरे धीरे अपना आकार लेके जन और जनपद और फिर महाजनपद के रूप में आ जाता है। जैसे ही हम लोग महाजनपद तक आते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक नया अध्ययन करते हैं टॉपिक का, उसे कहते हैं महाजनपद, जिससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आता ही रहता है। फिर जब मित्रों हम लोग यहाँ पे समाज के निर्माण से लेके महाजनपद की बात करते हैं, महाजनपद की बात करते हैं, तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक शक्तिशाली महाजनपद यानी मगध का उत्कर्ष होता है। मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी आपको बताया गया है, आप जाके पिछले क्लास को देख सकते हैं। और जैसे ही मगध की बात करते हैं तो वहाँ से वंश और वंशावली और उसके शासक का नाम आने लगता है, उनसे जुड़े हुए कार्य और उस समय की सामाजिक विवरण, इसके बारे में हम लोग मित्र अध्ययन किए, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले मगध में हम लोगों ने बात किया था किस वंश का, हर्यक वंश का। मगध में हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले हर्यक वंश का। जैसे ही हर्यक वंश को हम लोग वो पढ़ लेते हैं तो हम लोग बाद में फिर बात करते हैं किस वंश का, शिशुनाग वंश का। मित्रों, हम लोग इसके बाद बात किए थे शिशुनाग वंश का, ठीक है मित्रों। फिर हम लोग इसके बाद बात किए थे नंद वंश का, ठीक है मित्रों, नंद वंश का। और अंततः हम लोग आ जाए हैं मौर्य वंश पर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। मौर्य वंश में 3 चीज़ पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग विदेशी आक्रमण, मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण, है ना मित्रों। फिर एक हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य के बाद का विदेशी आक्रमण, ठीक है मित्रों। और फिर हम लोगों ने एक तो मौर्य पढ़ा ही था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से गुप्त वंश, और हम लोग बात करने लगते हैं किसका, गुप्त वंश का, ठीक है मित्रों। और गुप्त वंश का पतन होता है और परिणाम तो हम लोगों के पास एक वंश आ जाता है, वर्धन वंश।
और इस समय तक का इतिहास लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 647 ईस्वी तक, यानी ईसा पूर्व से लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 647 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय इतिहास को इसी के इर्द गिर्द हम लोग देखें, इसी के आसपास का परिवर्तन देखें, इसी से संबंधित शासक और इसी से संबंधित समाज की बात हम लोगों ने अभी तक किया है। मित्रों, आज हम लोग जिसका बात करेंगे वो होगा मुख्य रूप से इसी समय क्या हो रहा था दक्षिण भारत में। और चूंकि दक्षिण भारत की इतिहास बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोगों का केंद्र बिंदु परीक्षा है, ना कि पीएचडी करना, इसलिए परीक्षा उपयोगी चीज़ों पे हम लोग आज का अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मित्र देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो आज के सीरीज में आप लोग गौर कीजिए, देखते रहिए और नोट्स भी कीजिएगा और इसे याद रखिएगा। 2-3 बार पढ़िएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले ऐतिहासिक विवरण में जाते हैं तो एक चीज हमेशा एग्जाम में आता है और वहीं से हम लोग इतिहास को प्रारंभ करेंगे। संगम, एक वर्ड है संगम युग याद। संगम का अर्थ क्या होता है? मिलन। संगम का अर्थ क्या होता है? मिलन। तो हम लोग संगम युग से ही दक्षिण भारत के इतिहास को प्रारंभ करेंगे। संगम कैसा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है और मूलतः माना जाता है दक्षिण भारत का जो लिपि था, जो क्या कहते हैं हम लैंग्वेज था, वो संस्कृत ही था। तो संगम संस्कृत शब्द माना जाता है और जिसका सामान्य अर्थ होता है सभा, और सभा मतलब कमिटी, ग्रुपिंग करना, सभा। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग जब दक्षिण भारत के इतिहास की बात करेंगे तो हम लोगों का समय काल होगा लगभग 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक के बीच का, जिस समय संगम युग की बात करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2-3 वंश की भी बात करेंगे बाद में, जिसमें होगा चोल, चेर, पांडव। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं संगम युग को, जिसका समय काल है 100 से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक। इसका अभी हमने आपको बताया कि ये कौन से शब्द हैं, तो संस्कृत, और इसका अर्थ क्या होता है? तो सभा। क्लियर है मित्रों? इसका अर्थ होता है सभा। समय आपको बता ही चुके हैं 100 से 300। और सभा किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि तमिल कवियों के बीच 100 से 300 ईस्वी के आसपास तक जो साहित्य के निर्माण के लिए संगम किया गया, सभा बैठाया गया, इसी को संगम काल या संगम वंश के नाम से जानते हैं। मैंने आपको यहाँ लिख करके दे दिया है कि 100 से 300 ईस्वी के बीच तमिल कवियों का सभा, जो यहाँ मिटा चुके मित्रों, तमिल कवा, एक मिनट, सभा, फिर से 20 तमिल कवियों की सभा जो तमिल साहित्य की रचना की गई, तमिल साहित्य के लिए, तमिल साहित्य के लिए तमिलों के द्वारा, ठीक है मित्रों, की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है।
मतलब ये है कि 100 से 300 के बीच जो सभा बैठाया गया उसमें तमिल साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएं की गई। इसी को हम लोग तमिल सभा या संगम के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग इससे संबंधित तीन चीज देखेंगे। इससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि 3 संगम होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा संगम का अर्थ है सभा और सभा संस्कृत शब्द है। तो हम लोग देखते हैं मित्रों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3 संगम होता है जिससे संबंधित परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिल संगम 3 होता है। पहला हम लोग देखेंगे मदुरई में होता है। पहला तमिल संगम कहाँ होता है? मदुरई में होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कपाटपुरम में होता है और तीसरा हम लोग देखते हैं उत्तरी मदुरई में होता है। उत्तरी मदुरई में होता है। ठीक है मित्रों, 3 संगम होता है। इसे पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था। इसे पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था। इसमें 3 संगम होता है। प्रथम मदुरई में होता है, दूसरा कपाटपुरम में होता है और तीसरा उत्तरी मदुरई में होता है। आपको याद रखना है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, जो भी बोर्ड पे आपको लिखाया जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन रहेगा और जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है मेंस एग्जाम में वही आपको लिखना है मित्रों। बस आप समझते जाइए और लिखते जाइए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पांड्य राजाओं के द्वारा कितने राजा इसमें सम्मिलित थे। लगभग 117 माना जाता है ऐसा कि पांड्य राजाओं के द्वारा क्या किया जाता है? 3 संगम बैठाया जाता है, सभा बैठाया जाता है, जिसमें एक जो प्रथम सभा है मदुरई में, याद रखिएगा प्रथम सभा मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा उत्तरी मदुरई में। इस समय जो मदुरई में सभा होती है प्रथम, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि करते हैं। अगस्त महीने का नाम जो हम लोग जनवरी फरवरी में पढ़ते हैं इन्हीं के नाम पर है। तो मदुरई जो है उसकी अध्यक्षता, मदुरई में जो प्रथम सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अगस्त ऋषि। क्लियर है मित्रों? अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि दूसरी का भी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे होते हैं? तो अगस्त ऋषि ही कर रहे होते हैं। अगस्त ऋषि ही दूसरी की भी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जो उत्तरी मदुरई में तीसरी सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते? तो नकीकर करते हैं। याद रखिएगा, तीसरी की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो नकीकर करते हैं। ठीक है मित्रों, कौन करते हैं? तो नकीकर करते हैं। ये स्थान है और ये अध्यक्ष है। प्रथम मदुरई, याद रखना है, प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा उत्तरी मदुरई। ठीक है, पहले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि, दूसरे की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि, तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीकर। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग की बात किए जिसका समय काल 100 से 300 साल तक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि तमिल साहित्य के रचना के लिए तमिल साइड में दक्षिण भारत में 3 संगम बैठाया जाता है। उसमें मुख्यतः प्रथम है मदुरई, दूसरा है कपाटपुरम, तीसरा है उत्तरी मदुरई जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि, दूसरी की अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तीसरी की अध्यक्षता नकीकर करते हैं। तथा इस संगम को बैठाने वाले मुख्य रूप से पांड्य राजा हैं जिनकी संख्या लगभग अभी तक 117 मानी गई है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस समय संगम हुआ, 3 संगम हुआ, तो कौन सी साहित्य की रचना हुई और उसमें कौन सा मुख्यतः एग्जाम में हमेशा आता है। उसमें से हम लोगों ने 2 चार्ट निकाला है जिसको आपके लिए बोर्ड पे लिखा है। यदि आप इसको याद रखते हो तो एग्जाम में आया दक्षिण भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन
तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे संगम साहित्य। क्या देखेंगे मित्रों? संगम साहित्य। और संगम साहित्य में देखेंगे कि व्याकरण ग्रंथ की रचना होती है, मतलब दक्षिण भारत के व्याकरण ग्रंथ की रचना होती है संगम साहित्य में, जिसका नाम है तोल्काप्पियम। याद रखिएगा, तोल्काप्पियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? तोल्काप्पियम। और तोल्काप्पियम का जो राइटर था, जो लिखने वाला था, किसको कहा जाता है? तोल्काप्पियर को ही कहा जाता है। नाम से आप पकड़ सकते हैं, तोल्काप्पियम, जिसका राइटर है तोल्काप्पियर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आपको याद रखना है व्याकरण ग्रंथ है। ये क्या है? तो याद रखना है आपको, ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। अब हम लोग आगे वाला देखते हैं, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो शिल्पाधिकारम में हम लोग देखते हैं व्यापारी कविलन और उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। इसमें भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम का संबंध किससे है। तो आपको ये लाइन याद रखना है, व्यापारी कविलन, पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। और इसके राइटर कौन थे? तो इल्गो आर्डिगल। राइटर कौन थे? इल्गो आर्डिगर। ठीक है, आपको याद रखना है, तोल्काप्पियर, तोल्काप्पियम लिखे, जो दक्षिण भारत का व्याकरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिल्पाधिकारम लिखा गया इल्गो आर्डिगल के द्वारा, जो क्या है? एक प्रेम कहानी है। किसका है? कविलन, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी का। तो दो क्लियर हो गया। अब तीसरा हम बात करेंगे तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर के द्वारा तिरुवक्कुरल लिखा गया था। यूपीएससी तक के एग्जाम में इस तीनों क्वेश्चन को पहले पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और बीपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। और संभावना है कि आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहे। तो मित्रों, हम लोग आगे बात करेंगे कुरल के द्वारा लिखा गया तिरुवक्कुरल। कुरल के द्वारा लिखा गया तिरुवक्कुरल। ये तिरुवक्कुरल जो है वो क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तमिल साहित्य का बाइबिल इसको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य से संबंधित ये 4 फैक्ट तोल्काप्पियर के द्वारा, इल्गो आर्डिगल के द्वारा, तिरुवल्लुर के द्वारा और कुरल के द्वारा लिखा गया साहित्य का नाम और उसका क्या कॉज है, वो क्या है, ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आपके अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए। अब मित्रों, हम लोग अभी तक जो देखे उसमें संगम युग देखे। संगम युग में हम लोगों ने देखा 100 से 300 वर्ष के बीच क्या दक्षिण भारत में संगम हुआ था। तो क्या था वो, तो देखे कि तमिल साहित्य की रचना के लिए पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था, जो 3 स्थान पे मुख्य रूप से हुआ था। वो आपको बता दिया गया, मदुरई, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरई। फिर आपको संगम साहित्य की बात की गई कि उसमें जो संगम साहित्य का निर्माण हुआ था उसमें से मुख्य 3-4। फिर अब हम लोग बात करेंगे संगम युग के समय मुख्य वंश कौन थे। मुख्य वंश कौन थे, तो हम लोग संगम वंश की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चोल, चेर और पांड्य। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको अभी देखते हैं मित्रों कि कैसे चोल युग, फिर चोल वंश, फिर चेर वंश और पांड्य वंश का योगदान है और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट। तो आइए मित्रों हम लोग देखें चोल, चेर और पांड्य से संबंधित फैक्ट।